कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में आज पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी और इसका विषय क्षेत्र कितना व्यापक है या कितना है। चलो देखते हैं। जैसा कि भूगोल के बारे में पढ़ेंगे हम, तो यहाँ दिया हुआ मानव भूगोल। मानव भूगोल से पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। हाँ, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को पढ़ेंगे हम, लेकिन मानव भूगोल इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, यानी कि बेसिक नॉलेज के आधार पर देखते हैं। ये जो मानव भूगोल है ये भूगोल का ही एक शाखा है, यानी कि भूगोल की ही एक शाखा है। तो पहले हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि भूगोल क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि भूगोल, जिसको हम जानते हैं जियोग्राफी के नाम से, जियोग्राफी शब्द है वो किस भाषा के किन शब्दों से मिलके बना है। तो हम देखेंगे यहाँ कि जो भूगोल का प्रादुर्भाव हुआ था, शुरुआत हुई थी या विकास हुआ था, तो वो आपको पता है कि यूनान देश के जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे उन्हीं की देन है अपना भूगोल। तो भूगोल पहले एक विषय के रूप में पढ़ा जाता था, केवल एक विषय के रूप में। इनकी उपशाखाएं बाद में बनी है द्वैतवाद के आने के बाद। अब हम पढ़ने वाले हैं कि द्वैतवाद क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अपना ये जो जियोग्राफी शब्द है, ये जियोग्राफी शब्द है वो किन शब्दों से मिलके बना है, यानी कि भूगोल है वो किन शब्दों से मिलके बना है। तो यहाँ देखते हैं कि यूनान एक यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश है, आपको ये मानचित्र में देखना चाहिए, यानी कि यूरोप में है। भूमध्य सागर के उत्तर में एक प्रायद्वीपीय देश है जिसको हम जानते हैं यूनान के नाम से। और यूनान में जो भाषा बोली जाती है, यूनान की जो भाषा है उसको हम जानते हैं ग्रीक भाषा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ग्रीक भाषा के दो शब्द है। एक तो शब्द है जियो, GEO, जियो, और दूसरा बनता है ग्राफो। कई किताबों में ग्राफो देखने को मिलता है, कईयों के अंदर ग्राफोस देखने को मिलता है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है जियो और ग्रीक भाषा का दूसरा शब्द है ग्राफो या ग्राफोज। तो जियो का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में जियो बोलते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी। और यहाँ ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। तो यहाँ देखें दोनों शब्दों को मिलाते हैं, ज्योग्राफी बनता है। दोनों शब्दों को मिलाकर ही अपना एक शब्द बना है ज्योग्राफी। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों शब्दों को मिलाने से ज्योग्राफी का अर्थ क्या बनता है, यानी कि यहाँ भूगोल का अर्थ क्या बनता है। भूगोल का अर्थ बनता है, इन दोनों शब्दों को हम मिलाकर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि पृथ्वी और वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो यहाँ देखिए पृथ्वी के वर्णन से संबंधित एक शब्द है जिसको हम जानते हैं ज्योग्राफी के नाम से। दोस्तों यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है जियो और ग्राफो के मिलन से बना है, दोनों शब्दों के जोड़ने से बना है अपना ज्योग्राफी। और जिसका हिंदी में हम अर्थ देखें तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। चलो देखते हैं कि ये जो भूगोल शब्द है, ये भूगोल शब्द है वो सबसे पहले किस विद्वान ने प्रयोग में लिया। हाँ, यहाँ देखेंगे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस विद्वान ने किया, वो देखते हैं। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्रयोग किस विद्वान ने किया। भूगोल शब्द का जो भूगोल शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया, तो मैं बताऊंगा कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो यूनान के विद्वान, यूनानी विद्वान कहें या भूगोलवेत्ता कहें, यूनानी विद्वान या भूगोलवेत्ता, जिसको हम जानते हैं इरेटोस्थेनीज ने
सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। और इरेटोथनीज है ये रहे हैं 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल रहा है। तो यहाँ देखिए कि 276 में इनका जन्म होता है और 194 में इनकी मृत्यु होती है। ये ईसा पूर्व लगा हुआ, उसके सामने ईस्वी सन नहीं है, ईसा पूर्व होते हैं वो घटते हैं। चलो देखते हैं आगे। हाँ, भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था इरेटोस्थनीज ने, और इरेटोस्थनीज को ही क्या मानते हैं, कुछ विद्वान है वो भूगोल का जनक मानते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि भूगोल का वास्तविक जनक किसे माना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है अपना, भूगोल का वास्तविक जनक या कह सकते हैं पिता, भूगोल का वास्तविक जनक किसे माना जाता है, और या कह सकते हैं पिता, तो ये माना जाता है। चलो मैं पहले आपको आज 2 या 4-5 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके संबंधित हैं, इस अपने सब्जेक्ट से संबंधित है। चलो देखते हैं। भूगोल का वास्तविक जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि हेकेटियस को भूगोल का वास्तविक जनक या पिता कहा जाता है। क्योंकि हेकेटियस ने क्या किया था, हेकेटियस ने भूगोल का क्रमबद्ध विकास या अध्ययन किया था। किसने? हेकेटियस ने भूगोल का क्रमबद्ध विकास या अध्ययन किया था, इसी के कारण इसको भूगोल का जनक कहा जाता है। और ये दोस्तों ये भी यूनानी विद्वान था, ये भी यूनानी था। यूनान कहाँ है? यूनान भूमध्य सागर के उत्तर में एक प्रायद्वीपीय देश है। यूरोप महाद्वीप में स्थित होने के कारण उसको हम यूरोपीय देश कहते हैं यूनान, जिसकी राजधानी एथेंस है। आप इसको जरूर देखें मानचित्र के अंदर, हो सकता है कि आपको ये परीक्षा के अंदर मानचित्र में भी पूछा जा सकता है कि एथेंस कहाँ है, यूनान कहाँ है। तो चलो देखते हैं। और एक बात फिर बताना चाहूँगा कि भूगोल की जो जन्मस्थली है वो यूनान को माना जाता है। भूगोल की जन्मस्थली है वो यूनान को माना जाता है। चलो दूसरा देखते हैं यहाँ कि भूगोल का जनक है वो माना जाता है हेकेटियस को। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि भूगोल एक विषय के रूप में जाना जाता था यूनान के अंदर, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर एक वारेनियस नाम का विद्वान था, उसने इस भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया और इसे ही कहा गया द्वैतवाद। तो द्वैतवाद का जनक है वो वारेनियस को माना जाता है। आगे पढ़ेंगे। तो वारेनियस ने क्या किया था, इस भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया था, और उन 2 शाखाओं में एक थी अपना भौतिक भूगोल और दूसरा था अपना मानव भूगोल, जिसके बारे में आज हमें पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। यानी कि भूगोल की 2 शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो यहां देखते हैं कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है। भौतिक भूगोल का जनक या कह सकते हैं भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, मैंने पहले आपको हेकेटियस है वो केवल भूगोल का बताया, अब की बार मैंने आपको बताया कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है। तो यहाँ देखते हैं कि भौतिक भूगोल का जो जनक है वो माना जाता है पोसिडोनियस को। पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। ये भी यूनानी विद्वान थे। चलो तो देखते हैं अगली शाखा, यानी कि भूगोल की 2 शाखाएं बनाई थी, एक तो भौतिक भूगोल और एक बनाई थी हमने मानव भूगोल। तो अब देखते हैं मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल का जनक या पिता, मानव भूगोल का पिता किसे माना जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है, यदि आपके पास ज्योग्राफी है तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद रखें, क्योंकि आपके कहीं भी काम आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए मानव भूगोल का जनक माना जाता है दोस्तों कार्ल रीटर को मानव भूगोल का जनक माना जाता है।
फिर से देखिए, भूगोल का जनक है अपना हेकेटियस, और भौतिक भूगोल का जो जनक है अपना पोसिडेनियस, और मानव भूगोल का जो जनक है वो कार्ल रीटर को माना जाता है। अब एक और लिखता हूं मैं, आधुनिक मानव भूगोल का, आधुनिक मानव भूगोल का जनक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक कहें या पिता, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को, फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल जो कि एक जर्मनी के विद्वान थे, यानी कि ये जर्मनी के मूल निवासी थे, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है आधुनिक मानव भूगोल का जनक। ये वही फ्रेडरिक रेटजेल है जिन्होंने नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। चलो देखते हैं दोस्तों, यहाँ तो आपके पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, भूगोल का वास्तविक जनक, भौतिक भूगोल का जनक, और मानव भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यहाँ देखते हैं सांस्कृतिक भूगोल का, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक या पिता माना जाता है, यहाँ हम पढ़ेंगे कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ सावर को माना जाता है, कार्ल ओ सावर। आप यहाँ ओ लिख सकते हैं बीच में, कार्ल ओ सावर, यानी कि इसका नाम केवल कार्ल सावर आता है, जबकि पूरा नाम इसका कार्ल ओ सावर है। तो ये सांस्कृतिक भूगोल का पिता या जनक कहलाता है कार्ल सावर, और कार्ल रीटर है, ये कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। इसके साथ साथ हम देखते हैं अपने इसी लेसन के अंदर आने वाला है एक व्यक्ति का नाम, जिसे हम जानते हैं हेरोडोटस के नाम से, यानी कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ देखते हैं इतिहास का पिता, या आप जनक कह सकते हैं, इतिहास का पिता या जनक किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का पिता। एक और देख लेते हैं, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है? तो हम जानते हैं दोस्तों अरस्तु को, अरस्तु को क्या माना जाता है? पॉलिटिकल साइंस का जनक या राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कह सकते हैं आप, अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। चलो ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, जो ज्योग्राफी से संबंधित था उसके बारे में आज हमने इसको देखा है। तो ये आपके क्वेश्चन बने छोटे। भूगोल का जनक पहले तो शब्द बना था, क्वेश्चन बना था अपना, यानी कि जो अपना जियोग्राफी है, जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द कौन से 2 शब्दों के मिलके बना है? आपको पता है, हमने अभी पढ़ा है जियो प्लस ग्राफोज, जियो प्लस ग्राफोज से मिलके अपना ज्योग्राफी शब्द बना है। ये किस भाषा के शब्द हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन से देश की भाषा है? यूनानी देश की भाषा है। और उसके बाद में हमने कहा कि पहली बार उपयोग किसने किया? भूगोल शब्द का उपयोग पहली बार है वो इरेटोस्थेनीज ने किया, जो कि एक यूनानी विद्वान थे। भूगोल का वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भूगोल का क्रमबद्ध विकास किया था। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोसिडोनियस को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक कार्ल रीटर को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को, यानी कि एफ रेटजेल को कहा जाता है। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक है कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। इतिहास का जनक है वह हेरोडोटस को कहा जाता है। आप ऐसा पढ़ चुके हैं। और राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है वो कहलाते हैं अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को कहते हैं। चलो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं, अपने मुख्य सब्जेक्ट पर आते हैं, जो आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, मानव भूगोल।
इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब एक मैंने शब्द लिया था बीच के अंदर, यानी कि द्वैतवाद क्या होता है, थोड़ा सा द्वैतवाद के बारे में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यूनान के अंदर सबसे पहले भूगोल को एक विषय के रूप में जानते थे, भूगोल को एक विषय के रूप में जानते थे, ये हमने पढ़ लिया है। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूनान में इस भूगोल विषय पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान होने लगे, बहुत ज़्यादा आविष्कार या खोज होने लगी, इसके बारे में रिसर्च होने लगा भूगोल के बारे में। तो बहुत सारे भूगोलवेताओं ने क्या किया, अपने अपने विचार प्रकट किए। उन्हीं में से एक थे अपने वारेनियस ने क्या किया कि भूगोल सब्जेक्ट एक विषय के रूप में पढ़ा जाता था, उसका 2 शाखाओं में विभाजन कर दिया। भूगोल को 2 शाखाओं में इन्होंने विभाजित किया। एक को हम जानते हैं दोस्तों भौतिक भूगोल, एक को हम जानते हैं भौतिक भूगोल के नाम से, और दूसरे को हम जानते हैं मानव भूगोल के नाम से। तो यहाँ देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंदर यूनानी एक भूगोलवेता था और उसको हम जानते हैं वारेनियस के नाम से। तो उन्होंने क्या किया, भूगोल को 2 अलग अलग विषयों में बांट दिया, 2 शाखाओं में बांट दिया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में। इस प्रकार भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित करना ही क्या कहलाया, द्वैतवाद कहलाया। द्वैतवाद 2 शाखाओं में, भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित करना ही क्या कहलाया, द्वैतवाद। द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इसको द्वैतवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। भूगोल के अंदर द्वैतवाद कौन लेके आए, तो उस व्यक्ति का नाम है वारेनियस एक विद्वान हुए हैं, ये यूनानी विद्वान हुए हैं, और इन्होंने क्या किया था कि 18वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया, और 2 शाखाओं में विभाजित करना ही द्वैतवाद कहलाया। तो द्वैतवाद के जनक है वो वारेनियस है। तो ये भौतिक भूगोल है जो अपनी 11वीं क्लास में लगता है, और मानव भूगोल है अपनी 12वीं क्लास में लगता है, जिसका पहला ये अध्याय हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। चलो फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि इसके जनक हमने पढ़ लिया कि पोसिडोनियस है, और मानव भूगोल के जनक है वो कार्ल रिटर है, ऐसा हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं कि भौतिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ा जाता है। भौतिक भूगोल के अंदर किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, चट्टानों के बारे में, और जैसे पर्वतों का अध्ययन करना है, नदियों का अध्ययन करना है, या फिर मिट्टी का अध्ययन करना है, या फिर प्रकाश का अध्ययन करना है, या हवा का अध्ययन करना है आदि। इस प्रकार से इनका जो अध्ययन हम करते हैं, ये यानी कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। और दोस्तों मानव भूगोल में आता है, मानव भूगोल में क्या आता है, मानव भूगोल में आता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, मानव भूगोल में। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ जैसे का मतलब मानव का व्यवसाय क्या है, मानव किस प्रकार के व्यवसाय करता है, मानव किस प्रकार कहाँ निवास करता है, किस प्रकार ये प्रवास करता है, और इनका रहन सहन क्या है, इनका खान पान क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहे हैं मानव, जैसे जनसंख्या के बारे में जानना है, लिंगानुपात के बारे में जानना है, साक्षरता के बारे में जानना है, मानव से संबंधित किसी भी तथ्य के बारे में हमें जानना है, तो वो होगा मानव भूगोल से संबंधित। तो हम ये तो 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं,
और इसको मानव भूगोल को अब हम शुरू करेंगे अपने 12वीं क्लास के विषय के रूप में, यानी कि 12वीं क्लास में जो पूरी बुक हम पढ़ेंगे 2 पार्ट के अंदर, वो पूरा का पूरा अपना मानव भूगोल है। तो आज हम इस मानव भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे हम मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल का अर्थ पढ़ेंगे। मानव भूगोल का अर्थ क्या है, चलो देखते हैं कि मानव भूगोल किसे कहेंगे। तो पृथ्वी पर निवास करने वाला जो मानव है, यानी कि हम है, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। लिखते हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाले, जैसे कि हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, सभी मानव, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलाप, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब यह होगा जो भी कुछ कर रहा है पृथ्वी के ऊपर मानव, तो वो उसका क्रियाकलाप है। तो पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना, हाँ, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे समझने के लिए है, जैसे समझने के लिए है कि भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल। या फिर से देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण जो कि अपनी पृथ्वी की संरचना है, मिट्टी है, जलवायु है, या फिर हवा, प्रकाश, जो भी है, उसका संबंध अपने पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन करेंगे, तो वही कहलाता है अपना मानव भूगोल। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण का अध्ययन करना, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण का अध्ययन करना, यानी कि मानवीय घटनाएं कहाँ, किस स्थान पर किस प्रकार से घटित हुई है, उसका अध्ययन करेंगे, तो वो कहलाता है अपना मानव भूगोल। तीसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं आप इसका हम कह सकते हैं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक देखिए, संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना, संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। अब देखते हैं यहाँ पर तीनों को फिर से समझेंगे कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है। क्या है मानव भूगोल? पृथ्वी पर निवास करने वाले जो मानव है, जैसे हम जितने भी हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करना। क्रियाकलाप का मतलब वो क्या काम धंधे करते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं पृथ्वी पर, तो उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। जैसे समझने के लिए है भौतिक पर्यावरण।
भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनका यदि हम अध्ययन करते हैं वो ही मानव भूगोल कहलाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, यानी कि मानव कहाँ रहता है, किस स्थान पर मानव के बीच में किस प्रकार की घटनाएं घटी है, जैसे किसी प्रकार के युद्ध होना, किसी प्रकार की महामारी का फैलना, किस प्रकार की परिघटनाएं मानव के साथ घट रही है, तो उनका यदि हम अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। या फिर कैसे संसार के विभिन्न भागों में, संसार के किसी भी जगह पर सामाजिक और आर्थिक जो विभिन्नताएं होती है उनका अध्ययन करना भी क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो तीनों रूपों में आप समझा सकते हैं कि तीनों आपको लिखना जरूरी नहीं है, किसी एक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं। जय हिंद, जय भारत।